ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को एक बार फिर झटका लगा जब अमेरिका के पूर्व और अब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 25% का एक बड़ा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू होगा। यह कदम उनकी पिछली अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसीज की याद दिलाता है और इसने इंडियन इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। यह टैरिफ इंडिया की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की नसों पर सीधा हमला है। जिन सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा उनमें टेक्सटाइल्स और अपैरल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स शामिल हैं। एक ऐसे देश के लिए जहां यूनाइटेड स्टेट्स उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जो कुल एक्सपोर्ट किए गए गुड्स का करीब 18% है, ऐसा कड़ा कदम सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, यह एक सीधा इकोनॉमिक चैलेंज है जो सालों की स्टेबल मिटिगेटर्शियल प्रोग्रेस को खतरे में डाल सकता है। इस टैरिफ बैराज के पीछे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म और जियोपॉलिटिकल प्रेशर का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली इंडिया को फटकार लगाई है क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदकर मुनाफा मिटिगेटा रहा है। वे इसे मॉस्को को अलग थलग करने के वेस्टर्न एफर्ट्स को मिटिगेट जोर करने वाला कदम मानते हैं। अगर इंडिया रूस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खासकर एनर्जी और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को जारी रखता है तो और भी कड़े टैरिफ लगने का खतरा है। इससे नई दिल्ली एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ गई है, जो रूस के साथ अपने पुराने प्रैक्टिकल टाइज और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी इंपॉर्टेंट मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप के बीच फंस गई है। इसका सीधा नतीजा इंडियन एक्सपोर्टर्स पर अनिश्चितता का बादल छा जाना है, जिन्हें अब अपने सबसे बड़े मार्केट में रातों रात अपने गुड्स के अनकंपेटिटिव होने का डर सता रहा है। इंटरेस्टिंगली, यह टैरिफ एडिक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को खास छूट दी गई है, जिनमें सबसे खास फार्मास्यूटिकल्स और स्मार्टफोन्स हैं। यह छूट एक गहरी, ज्यादा बारीक अमेरिकन स्ट्रेटेजी को दिखाती है। अमेरिका सस्ती जेनरिक मेडिसिन की स्टेबल सप्लाई के लिए इंडिया की मजबूत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। यह एक ऐसी डिपेंडेंसी है जिसे वह घर पर बड़े पब्लिक हेल्थ और पॉलिटिकल बैकलेश का रिस्क लिए बिना डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसी तरह स्मार्टफोन्स को बख्शना ग्लोबल सप्लाई चेन्स के गहरे इंटीग्रेशन और चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी में इंडिया के एक की मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ते स्टेटस को स्वीकार करता है। एक ऐसा लक्ष्य जो आयरनिकली चीन पर निर्भरता कम करने के अमेरिकन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होता है। टैरिफ का यह सिलेक्टिव एप्लीकेशन वॉशिंगटन द्वारा किए जा रहे इंट्रिकेट बैलेंसिंग एक्ट को रेखांकित करता है। अनाउंसमेंट के टाइमिंग ने इंडियन बिजनेसेस में एक फ्रेंटिक स्क्रैम्बल पैदा कर दिया है, जबकि 7 अगस्त की डेडलाइन से इनिशिएटिव शिप किए गए गुड्स को छूट है, बशर्ते वे 5 अक्टूबर तक अमेरिका पहुंच जाए। यह केवल थोड़ी देर की राहत देता है। असली असर आने वाले महीनों में महसूस होगा, जब नए ऑर्डर्स सूख जाएंगे और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स पर भारी प्राइस प्रेशर के तहत फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अकेले इंजीनियरिंग सेक्टर को $12 बिलियन का संभावित नुकसान होने की चेतावनी दी है। सूरत, तिरुपुर और लुधियाना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब्स में अनगिनत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए जो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ है, यह टैरिफ एक अस्तित्वगत खतरा है जो आजीविका को खतरे में डाल रहा है और ग्रोथ इंजनों को रोक रहा है। टैरिफ अनाउंसमेंट से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में तुरंत इकोनॉमिक झटके महसूस हुए। इंडियन रुपया, जो इनिशिएटिव से ही ग्लोबल हेडविंड्स के प्रेशर में था, यूएस डॉलर के मुकाबले और गिर गया, क्योंकि ट्रेडर्स ने एक्सपोर्ट अर्निंग्स में अनुमानित गिरावट और करंट अकाउंट डेफिसिट के संभावित बढ़ने का अनुमान लगाया। करेंसी की यह मिटिगेट जोरी, जबकि एक्सपोर्टर्स को एक मामूली कॉम्पिटिटिव कुशन देती है, साथ ही इंपोर्ट्स की लागत को बढ़ाती है, खासकर क्रूड ऑयल और अन्य जरूरी मिटिगेट ऑडिटीज की, जिससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ता है। स्टॉक मार्केट, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट का बैरोमीटर है, में एक तेज, रिसेंटली की अस्थाई
गिरावट देखी गई, जिसमें यूएस मार्केट में भारी एक्सपोजर वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो पॉलिसी इंस्टेबिलिटी को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं, रुक गए, जिससे कैपिटल का अस्थायी बहिर्प्रवाह हुआ और मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ गई। जमीन पर इसका असर कहीं ज्यादा पर्सनल और गहरा है, खासकर रोजगार प्रधान सेक्टर्स में जो इंडियन इकोनॉमी की जान है। सूरत के डायमंड पॉलिशिंग वर्कशॉप्स और तिरुपुर की टेक्सटाइल मिल्स में संकट का एहसास साफ है। इन इंडस्ट्रीज में एमएसएमई का दबदबा है, जो कम मार्जिन पर काम करते हैं और अमेरिकन रिटेलर्स से ऑर्डर्स की स्थिर धारा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 25% टैरिफ के साथ उनके सामने एक सीधा ऑप्शन है, भारी लागत को सहन करें, जो अक्सर असंभव होता है, या वियतनाम या बांग्लादेश जैसे कंट्रियों के अधिक कॉम्पिटिटिव प्रतिद्वंद्वियों से बिजनेस खो दें। इनिशिएटिव से ही ऑर्डर्स कैंसिल होने और यूएस बायर्स से कीमतों में भारी कटौती करने के लिए जबरदस्त प्रेशर की खबरें आ रही हैं, जिससे आने वाले महीनों में प्रोडक्शन में कटौती और बड़े पैमाने पर छंटनी का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी समान रूप से चिंताजनक हैं। इकोनॉमिस्ट्स ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट्स को नीचे की ओर संशोधित करना शुरू कर दिया है। शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि अगर टैरिफ बने रहते हैं तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से 0.2 से 0.3% पॉइंट्स तक की संभावित कटौती हो सकती है। जबकि यह अकेले में एक मामूली आंकड़ा लग सकता है, यह अरबों डॉलर के खोए हुए इकोनॉमिक आउटपुट में तब्दील होता है और राष्ट्र के पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी ट्रैजेक्टरी के लिए एक महत्वपूर्ण झटका दर्शाता है। एक्सपोर्ट मोमेंटम को लगा झटका सरकार के $1 ट्रिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट इकोनॉमी के एम्बिशियस टारगेट को भी बाधित कर सकता है। टैरिफ केवल डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि नए इन्वेस्टमेंट पर भी एक ठंडा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बिजनेस ट्रेड एनवायरनमेंट स्थिर होने तक एक्सपेंशन प्लान्स को टालने की संभावना रखते हैं। इस आसन्न संकट के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने इस झटके को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। 20,000 करोड़ रुपए या लगभग 2 बिलियन पाउंड की एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा की गई है, जिसका ऑड कंट्री सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर्स को टारगेटेड सपोर्ट प्रदान करना है। इस पैकेज में एमएसएमई के लिए बढ़ी हुई क्रेडिट एक्सेस, फ्रेट सब्सिडी और नए एक्सपोर्ट मार्केट्स की खोज में सहायता जैसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड को एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। संभावित रूप से ब्याज दर में कटौती पर विचार कर सकता है, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिल सके। ये रिएक्टिव मेजर्स, जबकि आवश्यक हैं, भारत को जिस डिफेंसिव पोस्चर में धकेल दिया गया है उसे उजागर करते हैं, जिससे प्रोएक्टिव ग्रोथ से डैमेज कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित होता है। टैरिफ विवाद इंडिया के दृढ़ जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट, खासकर रूस के साथ उसके संबंध से मौलिक रूप से जुड़ा हुआ है। पश्चिम के तीव्र प्रेशर के बावजूद इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल की अपनी खरीद जारी रखी है। इस फैसले को एनर्जी सिक्योरिटी मैनेज करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय हित का मामला बताया है। इंडियन मोरियारियों ने इस स्थिति का जोरदार डिफेंडेड किया है, यह तर्क देते हुए कि उनकी खरीद ने वास्तव में एक सप्लाई शॉक को रोककर ग्लोबल ऑयल प्राइसेज को स्थिर करने में मदद की है, जिससे कीमतें $130 प्रति बैरल से काफी ऊपर जा सकती थीं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिया ने काफी हद तक G7 प्राइस कैप का पालन किया है, जिससे अमेरिकन दंडात्मक कार्रवाई असंगत और अनुचित लगती है। मॉस्को ने इस दृढ़ रुख का पब्लिकली समर्थन किया है, जिसने इंडिया की संप्रभु विदेश नीति की प्रशंसा की है। यह ट्रेड फ्रिक्शन इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर रहा है। रिसेंटली आंकी दोनों देश समान लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट साझा करते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक में एक मुखर चीन के नियंत्रण के संबंध में यह टैरिफ मुद्दा असहमति का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट पेश करता है। विवाद का समय विशेष रूप से नाजुक है,
जिसमें 25 अगस्त को महत्वपूर्ण ट्रेड नेगोशिएशन फिर से शुरू होने वाले हैं। इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिसेंटली आंकी यह बातचीत के लिए खुला है, लेकिन यह कृषि, डेयरी या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के इंपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर समझौता नहीं करेगा। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रेखांकित करते हुए एक प्रतीकात्मक कदम में नई दिल्ली ने हाल ही में अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स के लिए एक संभावित डील को खारिज कर दिया। इसके बजाय डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल पर दोगुना जोर दिया। यह स्थिति वॉशिंगटन के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक दुविधा प्रस्तुत करती है। इंडिया को बहुत अधिक धकेलने से अमेरिका क्वाड में एक प्रमुख पार्टनर को अलग थलग करने और अनजाने में नई दिल्ली को रूस चीन धुरी के करीब धकेलने का जोखिम उठाता है। एक इकोनॉमिकली मिटिगेट जोर या डिप्लोमेटिकली अलग थलग इंडिया अमेरिका के एशिया में व्यापक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में बहुत कम मदद करता है। यह कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बताता है कि बातचीत और संभावित डी-एस्केलेशन के लिए जगह हो सकती है, क्योंकि एक पूर्ण विकसित ट्रेड वॉर पारस्परिक रूप से हानिकारक होगा। रिसेंटली आंकी प्रेसिडेंट ट्रंप का फॉरेन पॉलिसी के प्रति लेन देन का दृष्टिकोण का मतलब है कि आगे का रास्ता कठिन बातचीत और दोनों पक्षों से पॉलिटिकल पोस्टरिंग से भरा होने की संभावना है, जो उनके द्विपक्षीय संबंध के लचीलेपन का परीक्षण करेगा। डोमेस्टिकली गवर्नमेंट इस बाहरी प्रेशर का उपयोग सेल्फ रिलायंटता और स्थानीय खपत के लिए अपनी अपील को बढ़ाने के लिए कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल होने के लिए नागरिकों से अपनी अपील को फिर से दोहराया है, खासकर आगामी फेस्टिव और वेडिंग सीजन्स के दौरान इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस नैरेटिव का उत्कंठीय एक इकोनॉमिक चैलेंज को एक नेशनलिस्टिक अवसर में बदलना है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और फॉरेन मार्केट्स पर निर्भरता कम हो। जबकि यह पब्लिक सेंटीमेंट को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, मौजूदा संकट का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन केवल डोमेस्टिक खपत पर निर्भर नहीं हो सकता है। इसके लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक परिष्कृत स्ट्रेटेजी और किसी एक मार्केट पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को कम करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस का एक डेलिब्रेट डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। रिसेंटली आंकी तत्काल आउटलुक चैलेंजपूर्ण लग रहा है। ट्रंप टैरिफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स को तेज करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी इंपेरेटिव एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है। मौजूदा संकट स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि सभी गुड्स एक्सपोर्ट्स का लगभग 5वां हिस्सा एक ही ट्रेडिंग पार्टनर की पॉलिसी के विम्स पर निर्भर होने के खतरे कितने बड़े हैं। इंडियन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में नए मार्केट्स को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर करना ही शामिल नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन्स बनाने, लोकल कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को समझने और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबली एक्सेसिबल और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मजबूत ट्रेड लॉजिस्टिक्स स्थापित करने का विस्तृत काम भी शामिल है। दूसरा, यह एपिसोड चाइना +1 स्ट्रेटेजी के तहत इंडिया को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ाने की अर्जेंसी को मजबूत करता है। स्मार्टफोन्स और फार्मास्यूटिकल्स को दी गई छूट ही यह साबित करती है कि जहां इंडिया यूनिक वैल्यू प्रदान करता है, चाहे वह स्किल्ड कम लागत वाले लेबर में हो, एक बड़े डोमेस्टिक मार्केट में हो या स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज में हो, यह ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए इंडिया को अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार जारी रखना चाहिए, रेगुलेशंस को सुव्यवस्थित करना चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए और पॉलिसी स्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स को इंडिया में यूनिट्स स्थापित करने के लिए आकर्षित करना न केवल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है, बल्कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी और जॉब्स भी लाता है, जिससे ग्रोथ का एक अच्छा चक्र बनता है और भीतर से इकोनॉमिक रेजिलियंस का निर्माण होता है। इसके अलावा
चुनौती के लिए वैल्यू चेन में ऊपर जाने पर गहरा ध्यान देने की नेसेसरीता है। टेक्सटाइल्स और लेदर जैसे सेक्टर्स जो वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित हैं, अक्सर मुख्य रूप से लागत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बेसिक गुड्स का उत्पादन करने से हाई वैल्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के निर्माण की ओर बढ़ना होना चाहिए। इसके लिए डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल में निवेश की नेसेसरीता है। इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए इसका मतलब ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम में और डीपराई से एकीकृत होना और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स और ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे उभरते क्षेत्रों में लीडर बनना है। ऐसा शिफ्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्राइस बेस्ड टैरिफ झटकों के प्रति कम संवेदनशील और उनकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन के लिए अधिक मूल्यवान बना देगा। निष्कर्ष में, जबकि 25% टैरिफ एक महत्वपूर्ण शॉर्ट टू मीडियम टर्म शॉक का प्रतिनिधित्व करता है, यह इंडिया की इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए एक अदम्य झटका नहीं है। देश की मुख्य कंपेटिटिव स्ट्रेंथ्स, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्किल्ड इंजीनियर्स और वर्कर्स का एक विशाल पूल और सिद्ध मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज रोबस्टी से बरकरार हैं। संभावित लॉन्ग टर्म नुकसान सीमित होगा यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रतिक्रिया तेज, स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्री के नए मार्केट्स और उच्च मूल्य उत्पादन की ओर बढ़ने में सहायक हो। यह ट्रंपियन तूफान रिसेंटली आंकी विघटनकारी है। अंततः वह क्रूसिबल हो सकता है जिसमें एक अधिक विविध, लचीला और ग्लोबली कंपेटिटिव इंडियन इकोनॉमी का निर्माण होता है। एक जबरदस्त चुनौती को भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक अवसर में बदल देता है।